Good morning, everyone. Today we are going to start a new topic, and today's topic is conservative and non-conservative forces. ऑलरेडी पिछले क्लास में हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था. That was the kinetic energy as well as potential energy. We studied about those topics. Today we are going to start with the conservative and non-conservative force, and then we are going to start with the mass energy equivalence, and after that we are going to start with the collision. So we are going to start the topic. The topic is conservative forces. तो व्हाट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है? ठीक है, सो वी कैन डिफाइन इट. अ फोर्स इज said to be conservative. A force is said to be conservative if work done by the force or against the force does not depend on the path taken rather it depends on initial and final position. So a force is said to be conservative if the work done by it or against it, both. या तो उसके द्वारा किया गया वर्क या उसके अगेंस्ट किया गया वर्क वो पाथ पे ना डिपेंड करके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे. जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक हमको मूव कराना है. इट इज ए फ्रिक्शन लेस, नॉट अ फ्रिक्शनलेस, इट इज ए फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बेस्ड सरफेस है, फ्रिक्शन है इसमें. हम इसको दो रास्ते से इसको यहाँ से ले गए. एक ये रास्ता था, एक दूसरा रास्ता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड. वी हैव टेकन टू पाथ्स टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी. नाउ जब हम इस रास्ते से वर्क करेंगे फर्स्ट पाथ से, ऑब्वियसली अ फोर्स इज गोइंग टू एक्ट. हम जो फोर्स कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई कर ही रहे हैं, बट अगेन अ फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट एंड दैट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स. और फ्रिक्शनल फोर्स जब एक्ट करेगा तो जब हम यहाँ से यहाँ तक इसको ले जाएंगे तो हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट को मोशन को अपोज करने का काम कर रहा है. सो इन दैट पाथ दे गोइंग टू टेक अ लॉट more work to do if you are following the path 1. But अगर path 2 फॉलो करते हैं तो it will take some less amount of to be worked on. ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ा, इस केस में हमको कम वर्क करना पड़ा. So I can say that the work done depends on the path taken. In this case. While मैं दूसरे एग्जांपल दे रहा हूँ. एक ऑब्जेक्ट है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है. एक तो स्ट्रेट पाथ था और दूसरा पाथ ऐसे लेके गए हम लोग. तो भाई तुम पाथ 1 लो चाहे पाथ 2 लो, दोनों केस में हमको सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा.
इधर लेफ्ट राइट करोगे तो उससे तुम्हारा एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला है. यू डू नॉट हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. So either you are taking path 1 or path 2, in both the cases the work done is going to be same. So I can take this value, this path also, I can take this path also, in both the cases I have to do the same amount of work done, same amount of work. So that is all about the conservative forces. तो इसको समझने के लिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं. उस एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है, उसमें सोचिए, उसको हम एक नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो जो हम वर्क करेंगे उस फोर्स के अगेंस्ट, तो वो किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव देन अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी स्टोर्ड. The amount of work done will be stored in some form of energy. कुछ न कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. अब जब से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ लेके आए, यहाँ रख दिए, तो कोई एनर्जी वहाँ पे इसमें, जब यहाँ से यहाँ तक घसीट के लेके गए, यहाँ पर रोक दिए, तो क्या इसमें कोई एनर्जी है क्या? सिंस इट इज केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस, नो एनर्जी इज गोइंग टू स्टोर ऑन इट. कोई भी एनर्जी इसमें स्टोर नहीं हुआ. बट इन दिस केस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू स्टोर इन इट. इसमें एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आके स्टोर हो जाएगा. तो या आई कैन सी while in this case there is no energy has been stored, but in this case some energy has been stored, So this gravitational force is conservative, while the frictional force becomes non-conservative. तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच के डिफरेंस कैसे. तो अगर वर्क डन जो है इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड कर रहा है, बस पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो हो गया हमारा कंजर्वेटिव फोर्स. और अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो हो जाएगा हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. So that is the basic differences between the conservative and non-conservative forces. If the work done depends on the path, then it is going to be non-conservative, and if the work done is does not depend on the path, rather than depends on the initial and final position, then it is going to be a non-conservative force. Conservative force. ठीक है. So this is all about the conservative force. Let's see some properties of conservative force. इसका मतलब ही है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ही है कंजर्व करना. So some property I can write: work done in a closed path is 0. अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब सपोज करो मैं इसको यहाँ लेके गया, वापस वहाँ से यहाँ तक लेके आ गया, यानी एक क्लोज पाथ में फॉलो कर रहा हूँ. अगर मैं क्लोज पाथ कर रहा हूँ तो वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इफ़ वी आर फॉलोइंग अ क्लोज पाथ देन द वर्क डन इज गोइंग टू बी 0. ठीक. सेकेंड, work done depends on initial and final position only. जो हमारा वर्क डन है वो बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है. तीसरा, वर्क
done by a conservative force or against a conservative force stored as some form of energy। कोई ना कोई एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन स्टोर हो जा रहा है। सो डेट आर द बेसिक some basic properties of a conservative force एंड ये कंजर्वेटिव फोर्स हमारा ये काम करता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक एंड हियर इन दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू कुछ एग्जांपल्स में अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्सेस में, सो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, gravitational forces. These forces are conservative, whereas the frictional force remains as a non-conservative force, ठीक है। Now let's move to the next topic. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। Now this topic मतलब एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है, that is a very big discovery we can say that, तो the mass energy equivalence, how the mass can be converted into energy। okay, एक छोटा सी स्टोरी सुना चाहता हूँ related to World War, how this mass energy equivalence lead to one of the biggest मतलब बोल सकते हो कि अब तक का सबसे बड़ा डिस्कवरी से रिलेटेड भी है ये टॉपिक, और किस तरीके से इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। सो इफ़ यू रिमेंबर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड इन अराउंड 1914 1914 के आसपास वर्ल्ड वॉर पहला स्टार्ट हुआ and it lasted up to 1918, 5 साल तक चला। and there were a treaty of Versailles and after that बहुत कुछ हुआ and उस टाइम पे सब मिला जुला कर देखा गया क्या, तो द कंट्री विच was responsible for the world war that was the Germany। लोगों ने बोला कि भाई जर्मनी ही वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। एंड आफ्टर दैट जर्मनी को बहुत प्रॉब्लम्स झेलने पड़े, फेस करने पड़े, बहुत आई थिंक उन पे फाइनेंशियल उन लोगों पे बहुत उन लोगों को लॉस भी हुआ। एंड आई थिंक इन दैट वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ सोल्जर हुज नेम वाज एडोल्फ हिटलर। हिटलर उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में था, प्रेजेंट था, उसने लड़ाई भी था। एंड एक्चुअली वो बहुत ही उसको ख़राब लगा इस बात को कि सभी चीज़ के लिए बस जर्मनी ही रिमूव क्यों, बाकी कंट्रीज भी तो वार में थे। एंड मन ही मन उसको मतलब इससे बहुत प्रॉब्लम, बहुत मतलब उसको दुख लगा, और उसने डिसाइड किया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, क्योंकि काफ़ी पर्सनालिटी बढ़िया थी, हाइट तो बढ़िया नहीं थी लेकिन बट बोलने में काफ़ी अच्छा था। तो धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुआ और 1928 आते आते वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे चला गया था। उस जर्मनी की आर्मी में वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे था। आई थिंक इट वाज जब ही बिकेम द मेजर जनरल, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली बट आई थिंक ही बिकम द मेजर जनरल। एंड क्योंकि अच्छे पोस्ट पे था तो उसने ज़बरदस्ती जो वहाँ का शासन है उसको अपोज करके ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी का डिक्टेटर बन गया। ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, तानाशाह बन गया। और आफ्टर बिकेमिंग द डिक्टेटर वो उसके मन में आया कि भाई मेरे को बदला लेना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बदला मेरे को लेना है। और स्टार्टेड
क्या उसने स्टार्ट कर दिया, तो विपन्स को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया कि मैं कितने ज़्यादा विपन्स बना लूँ, कितने विपन्स में तैयार कर लूँ, इकट्ठा कर लूँ, ठीक है। एंड जब उसके पास अच्छे खासे विपन्स हो गए, ही स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया 1939 में जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये भी लगभग 6 सालों तक चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वेपन्स हमारे पास न्यू थे, एडवांस थे, ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ। बट स्टिल ये कहीं पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था कि कैसे ख़त्म होगा वर्ल्ड वॉर, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है। तो इन द मीन टाइम इफ़ यू रिमेंबर, जापान अटैक द पर्ल हार्बर। अमेरिका का एक आइलैंड था पर्ल हार्बर, जापान ने वहाँ पर अटैक किया एंड बहुत लोगों को मतलब नुकसान पहुँचा, बहुत लोग मारे गए। आई थिंक नियरली 200 to 600 कैजुअलिटीज इन द पर्ल हार्बर। अमेरिका इस सबसे काफ़ी दुखी हुआ काफ़ी, और उसने बदला लेने की सोची। तो बदला लेने की सोची 1945 में, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट उसने स्टार्ट किया 1920 के आसपास। There was the greatest of great scientists. His name is Albert Einstein. उसने थ्योरी पे काम करना शुरू किया। उनका थ्योरी क्या था, अभी हम लोग क्या मानते थे, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बट इनका मानना था कि नहीं, हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं बाय मास। ऑब्जेक्ट्स को मास को अगर हम लोग समहाउ डिस्ट्रॉय कर सकें, तो दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। और नए टाइप के रिएक्शंस के बारे में पता लगा, दैट इज द न्यूक्लियर रिएक्शंस। वी केम टू द न्यू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो उन्होंने एक ये फॉर्मूला अप्लाई की खोज की, E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा m हियर? डेल्टा m इज कॉल्ड लॉस्ट मास during a nuclear reaction, ठीक है। एंड C क्या है? C इज स्पीड ऑफ लाइट। तो उन्होंने खोज दिया कि भाई मास से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट he started to think about a weapon of mass destruction. That means if we somehow able to use this formula for the nuclear reactions, और हम इसका यूज करके हम लोग लार्ज बहुत ही वैसे वेपन्स बना सकते हैं जो एक जगह पर अगर हम उसको यूज करें तो न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का स्टार्ट हो गया। इसमें इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो कब जब मास लॉस्ट होता है, तो दैट इज द मास इज लॉस्ट ओनली इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस, अदरवाइज देयर इज नो लॉस इन मास, अदरवाइज कहीं मास का लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट चला हमारा। तो आइंस्टाइन को बोला गया, आई थिंक दैट वाज अमेरिकन गवर्नमेंट allowed him that you can start with the making a nuclear bombs. You can start with the making nuclear bombs, but he started the work, all the theories he started, but after some time he refused. उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये वेपन बना रहा हूँ which should be a weapon of mass destruction,
कहाँ पे इसका यूज होगा? क्योंकि जहाँ पे भी यूज होगा उसका बस वहीं पे तो लोग नहीं मरेंगे, उसके आसपास तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो ये सोच के आई थिंक उसने अपना काम रोक दिया। आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। But he proposed all the theories how it can be made, and after that he stepped out. But the American government moved with the experiments done by him, and in near about 1944-45 they were able to produce hydrogen bombs. They were able to produce nuclear bombs, and in 1945, that was the first time after the Pearl Harbor concept happened, Pearl Harbor incident happened. First time they used their nuclear bombs. On the Nagasaki and Hiroshima and Nagasaki. 6 अगस्त और 8 अगस्त के दोनों ने यूज किया गया during the World War. That was the first time a human saw the effect of a nuclear bomb, how deadly it can be, and almost 1.5 lakh people died due to this nuclear bomb. So ये देखा जाए तो अब तक की ये फॉर्मूला अब तक के लिए सबसे बड़ा डिस्कवरी भी है और सबसे बड़ा अभिशाप भी इसी को माना जाएगा मेरे हिसाब से। हमने तो इसकी आजकल हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रन तो कर रहे हैं, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक तो ठीक है, जो बट न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना के जो हम लोग रखे हैं ये बस टाइम की बात है। कभी ना कभी तो जैसा ज़रूर आएगा जब ये बॉम्ब्स यूज किए जाएंगे, और अगर हम बॉम्ब्स यूज ही नहीं करें तो हम बना के रखे क्यों हैं? कहना ये है, अगर हम बॉम्ब्स यूज ही नहीं करना चाहते हैं तो हम बना के रखे क्यों हैं? तो कभी ना कभी तो ये बॉम्ब्स यूज होंगे ही होंगे, और जिस दिन बॉम्ब्स यूज होंगे दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ द ह्यूमन्स वो लास्ट डे रहा है ह्यूमन्स का, उसको तो कोई नहीं बचने वाला है। द डे विल कम, दिन तो आएगा ही जब हम सारे न्यूक्लियर वेपन्स के इफेक्ट से समाप्त हो जाएंगे, ह्यूमन रेस समाप्त हो जाएगा। लेट्स सी, अमेरिका हैज ऑलमोस्ट 8,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अमेरिका हैज ऑलमोस्ट 8,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि उनके पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि पूरी दुनिया को कई बार तबाह करने में कई बार तबाह कर सकते हैं। पूरी दुनिया को वो कई बार तबाह करने में सक्षम है। दे विल एबल टू डिस्ट्रॉय वर्ल्ड मैनी टाइम्स एंड द सेम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑल्सो हैव विद रसिया। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स कभी भी भला करने नहीं आ रहे हैं, बट न्यूक्लियर पावर कैन बी ऑफ गुड यूज, बट आई डोंट थिंक द न्यूक्लियर बॉम्ब्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड यूज। ओके, सो E इक्वल टू डेल्टा एम स्क्वायर। बेसिकली जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, यूरेनियम प्लस a neutron, so it is going to produce barium plus krypton plus again 3 neutrons plus 200 mega electron volt of energy, that is 92 235 56 141 36 92। तो इसमें पाया गया, ये तो हमारा हो गया रिएक्टेंट, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो क्या पाया गया? द मास ऑफ रिएक्टेंट is greater than the mass of product. अब अगर ये हो रहा है तो some mass has been lost, and this lost mass is equal to mass of
reactant minus mass of product. This is the lost mass. ठीक, तो दिस इज व्हाट द एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस अबाउट इट. अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो करते हैं, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस द मास इज ऑलवेज लॉस्ट, एंड दिस लॉस्ट मास are able to produce a large amount of energy, and this energy is about, मतलब कोयला से लाखों गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज हो रहा है. और जनरली इससे इन्वायरमेंट का पोल्यूशन कम होता है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पोल्यूशन इसमें होता है कंपेयर टू द कोल पावर प्लांट्स. दैट इज वाई today large amount of nuclear power plants has been developed in the various countries, and in India there is almost 20 nuclear power plants currently operating or in progress. तो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमारा हुआ. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट क्लास को जो हम मिलेंगे तो हम लोग वहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक हमारा होगा कोलिजन. That will be a very important topic for the examination point of view and all the other point of view. So we will start with the collision from the next class. Okay? तब तक के लिए वेट करते रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरा चैनल नए टॉपिक्स के लिए. See you on the next class.